हेलो बच्चों। आज हम लोग जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे दैट इज़ द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज। ये एक टॉपिक जो बचा हुआ है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज। तो अब सवाल एक है कि आपने बेसिक परिभाषाएं तो पढ़ रखी हैं 12th क्लास में कि व्हाट इज़ डिफ्रैक्शन। तो एक जो सबसे बेसिक सी परिभाषा हमारे सामने आती है डेफिनेशन की, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल इज़ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स। कि जब कोई शार्प ऑब्जेक्ट होता है तो जब उस शार्प ऑब्जेक्ट के किनारों से, जैसे आप यहाँ देखें ये किनारे हैं तो इधर से लाइट आ रही है, तो जब कोई शार्प ऑब्जेक्ट, जब ये लाइट इन किनारों पे टकराती है तो बजाय लाइट सीधा चलने के साथ ही साथ वो इस तरह से अपर डायरेक्शन में और देखो किनारों की तरफ ये बेंड हो जाती है। तो इस तरह से बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स। एक इसकी सिंपल सी परिभाषा है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि किस ऑब्जेक्ट, शार्पनेस की क्या परिभाषा है, कितनी शार्पनेस को हम शार्प कहेंगे, मतलब फिजिक्स के लिहाज से शार्पनेस का क्या मतलब है। अब भाई हमारा हाथ, तो कई पत्ते ऐसे होते हैं, पेड़ के पत्ते, जिससे हमारी उंगली कट जाती है अगर हम थोड़ा ठीक से ना उनको हैंडल करें तो वो पत्ते भी शार्प हैं। ब्लेड से, चाकू से हम शार्प कर दें, है ना। तो शार्पनेस की क्या परिभाषा है, सबके लिए शार्पनेस अलग अलग है। तो सिंपल सा इसका एक जो लॉजिक है, मैथमेटिक्स जो कहता है कि बेंडिंग के लिए ज़रूरी ये है कि जो हमारे ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, मतलब जो आप लाइट इस्तेमाल कर रहे हो उसकी वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम और 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर का होता है। तो अगर आप के वेवलेंथ की जो ऑर्डर है वो जो आपका ऑब्स्टेकल है उसकी डायमेंशन के बड़ा इक्विवेलेंट हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है, फॉर दिस बेंडिंग इट इज़ नेसेसरी दैट द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डायमेंशन ऑफ ऑब्स्टेकल। यानी कि जैसे आप मान लो ब्लेड है, जैसे ब्लेड की धार है, तो ब्लेड की जो धार होती है वो भी बहुत 0.0005 या 0.001 मिलीमीटर ऐसे होती है, मतलब मिलीमीटर से भी पतली होती है। बाल, जैसे हमारे बाल हैं, बहुत पतले बाल होते हैं, बालों की डायमेंशन बहुत है, उसकी रेडियस तो बहुत कम है। और जो लाइट गिरती है वो लगभग इसी ऑर्डर की होती है, उसकी वेवलेंथ इसी बाल के या ब्लेड के डायमेंशन के होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम बाल रास्ते में रख दें, बाल की परछाई बनाने का प्रयास करें या ब्लेड की परछाई बनाने का प्रयास करें, तो हम देखेंगे कि लाइट उन किनारों से टकराती है और बेंड हो जाती है। अब देखो यहाँ पर ये जो आप पहला डायग्राम देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कि इस तरह से लाइट रेज हैं कुछ जो हम गिरा रहे हैं, और ये जो एक स्लिट है, ये आप जो स्लिट देख रहे हो, इस स्लिट से होकर के लाइट गुजरती है और सामने यहाँ पर आप काली चमकीली कुछ पट्टियाँ देख रहे हो। खास बात यह है कि पट्टियों को बनना हमने देखा है इससे पहले भी इंटरफेरेंस में, लेकिन इंटरफेरेंस बनने वाली पट्टियाँ और यहाँ बनने वाली पट्टियों में अंतर है। इंटरफेरेंस में जो पट्टियाँ बनती हैं वो सब बराबर चौड़ाई की होती हैं, बराबर दूरी पे होती हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन में हम जो देखते हैं, यहाँ पर देखो सेंटर पर एक बहुत ब्राइट फ्रिंज है, देख रहे हो यहाँ पीक है यहाँ पर, तो सेंटर पे बहुत ब्राइट फ्रिंज है, लेकिन किनारों की तरफ जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे किनारों की तरफ आप देखोगे कि यहाँ पर उनकी चौड़ाई कम होती जा रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब होगा क्या, होगा ये कि जब आप इस तरह से लाइट को मुड़ता हुआ देखोगे तो ये लाइट मुड़ करके क्या करेगी, जो इमेज है उसको बिगाड़ देगी, इमेज को वो डिस्टॉर्ट कर देगी। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि लैम्डा मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ डी। ओके, यानी लैम्डा यानी कि जो आप लाइट भेज रहे हो उसका जो डायमेंशन है वो डायमेंशन आपके ऑब्स्टेकल के डायमेंशन के बराबर का हो तो डिफ्रैक्शन सबसे अच्छा होता है, यानी कि जो भी बेंडिंग हो रही है लाइट की वो सबसे अच्छे तरीके से होती है। अगर आप डिफ्रैक्टेड रे देखना चाहते हो तो आपको ये कंडीशन फुलफिल करानी चाहिए। अल्टीमेटली होता क्या, अल्टीमेटली इस डिफ्रैक्शन के होने की वजह से जो हमारी शैडो होती है वो बिगड़ जाती है। देखो यहाँ पर द स्प्रेडिंग आउट ऑफ लाइट वेव्स, मतलब जो लाइट मुड़ रही है अपने रास्ते से, इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो व्हेन इट पासेस थ्रू अ नैरो ओपनिंग, एंड दिस इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन।
अगर हम एक बहुत छोटी सी जगह से लाइट को गुजारें तो लाइट जब बाहर निकलेगी तो वो इस तरह से अपने रास्ते से डेविएट होगी कि शैडो रीजन को वो कवर कर लेगी। तो हमारा जो शैडो होगा वो बिगड़ जाएगा और इसी घटना को हम अपना डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो बेंडिंग ऑफ लाइट से शैडो बिगड़ना ही डिफ्रैक्शन है। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, जैसे ये हमारी नैरो ओपनिंग है, ये हमने एक स्लिट ले ली, इसके ऊपर हमने लाइट गिराई। तो अब देखो होना क्या चाहिए, कायदे से जो लाइट है वो सिर्फ इतने हिस्से में जानी चाहिए। तो लाइट बिल्कुल सीधी चलनी चाहिए, एक हिस्से में रहनी चाहिए, और बाकी का जो हिस्सा है वो शैडो का होना चाहिए। लेकिन जब लाइट यहाँ से जा करके इस तरह से मुड़ जाती है तो शैडो वाले हिस्से में, इन हिस्सों में जा करके लाइट मुड़ के चली जाती है, जिससे हमारा जो शैडो है वो अब मतलब वहाँ पर जाने से शैडो हमारा बिगड़ जाता है। शैडो मतलब क्या होता है, जहाँ लाइट ना हो, अगर वहाँ लाइट पहुँच रही है तो हमारी शैडो बिगड़ जाती है। तो इस तरह से एक जर्नल आइडिया आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि शैडो जो होती है वो बिगड़ जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। जिस तरह का ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ा सा उसमें डिस्टॉर्शन रहता है बिकॉज ऑफ द डिफ्रैक्शन। ओके, डिफ्रैक्शन इज़ ऑफ टू टाइप। अगर हम इनके प्रकार के बारे में बात करें, अगर हम इनके प्रकार के बारे में बात करें तो डिफ्रैक्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है फ्रिजनल डिफ्रैक्शन और एक होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। और फ्रिजनल फ्रॉनहोफर दोनों ही अपने ज़माने के बुद्धिमान लोग थे जिन्होंने डिफ्रैक्शन को दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व किया था। सबसे पहले बात करते हैं फ्रिजनल की। तो फ्रिजनल ने कैसे समझाया कि भाई अगर आपके पास ये ऑब्स्टेकल है, जैसे देखो ये एक ओपनिंग है, स्लिट है, हमने उसके बगल में सोर्स रख दिया। आपने जैसे उसके बगल में सोर्स रखा तो सोर्स से लाइट इस तरह से निकली, इन ऑब्स्टेकल से टकराई और डिफ्रेक्ट होकर के किसी पॉइंट पी पे फोकस हो गई। तो ऑब्स्टेकल से सोर्स की दूरी, ऑब्स्टेकल से इस स्क्रीन की दूरी बराबर है या फाइनाइट है। फाइनाइट भी हो सकती है, बराबर ना हो, चलो फाइनाइट ही सही, फाइनाइट है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्स्टेकल, सोर्स और स्क्रीन ये सब एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, फाइनाइट का मतलब हम सोचें कि अच्छा 1 मीटर 2 मीटर 10 सेंटीमीटर ऐसे दूरी ना। फाइनाइट से हमारा मतलब है कि जो वेव फ्रंट बनेगा वो वेव फ्रंट या तो स्फेरिकल होगा या सिलिंड्रिकल होगा। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है तो इसको मैं थोड़ा सा रुक करके आपको समझाता हूँ, जरा समझिएगा इसको। देखिए, जैसे आपके पास ये सोर्स है S, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, तो जब सोर्स से लाइट निकलेगा तो जो वेव फ्रंट होगा वो इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। स्फेरिकल वेव फ्रंट है ना, तो जैसे जैसे आपके पास जाएगा वेव फ्रंट का कर्वेचर थोड़ा थोड़ा चेंज होगा और जब बिल्कुल आपसे आके टकराएगा तो आपको कुछ कर्वेचर दिखाई पड़ेगा। तो आप इस कर्वेचर की वजह से एक रेडियस ऑफ कर्वेचर या इसकी एक रेडियस देख पा रहे होगे। तो आपके लिए ये वेव फ्रंट कैसा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, क्योंकि आपकी सोर्स से दूरी फाइनाइट है। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि सोर्स यहाँ है और आप उससे बहुत दूर हो, तो जब इससे वेव फ्रंट निकलना शुरू हुई होंगी तब तक तो थोड़ी दूर तक स्फेरिकल थी, धीरे धीरे इसका कर्वेचर बढ़ता गया। अब जब ये कर्वेचर बढ़ता जा रहा है इस तरह से, तो आप देखो जब तक आप तक लाइट पहुँचेगी, जब तक आप तक लाइट पहुंचेगी तब तक ये कर्वेचर काफ़ी हद तक फ्लैट हो चुका होगा। तो जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ पे जब आपसे कर्वेचर टकराएगा तो ये कर्वेचर कैसा हो चुका होगा, स्ट्रेट लाइन जैसा, यानी कि फ्लैट कर्वेचर। आप मतलब कर्वेचर तो रहेगा ही नहीं, फ्लैट वेव फ्रंट टकराएगा। तो अगर आप सोर्स से बहुत दूरी पर हो, जिसको हम टेक्निकली कह सकते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, तो जब आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं तो आपसे जो वेव फ्रंट टकराएगा वो वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो ये इस इन्फिनिटी की डेफिनेशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अगर आप कह रहे हो कि सोर्स से हमारा स्क्रीन फाइनाइट डिस्टेंस पर है, इसका मतलब है कि सोर्स से भी जो वेव फ्रंट यहाँ पर निकला, ये जो वेव फ्रंट है, और उसके बाद ये जो वेव फ्रंट यहाँ पर आपका पॉइंट फोकस हो रहा है, ये सब कैसे हैं, स्फेरिकल नेचर के हैं या सिलेंड्रिकल नेचर के हैं। तो फाइनाइट का मतलब हमारा वेव फ्रंट का कोई फाइनाइट कर्वेचर है जो कि ऑब्स्टेकल देख रहा है। तो जब हम अपने वेव फ्रंट के कर्वेचर को, ऑब्स्टेकल उसको नोट कर सकता है, उसको ऑब्जर्व कर सकता है, तो हम इस तरह के डिफ्रैक्शन को फ्रिजनल डिफ्रैक्शन कहते हैं। कि बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल गहराई में जाके बात कर रहे हैं, बेसिक है ये।
अच्छा, अब अगर आप फ्राउनहोफर की बात करो तो फ्राउनहोफर क्या करते हैं, जैसे वेव फ्रंट है, यहाँ तो वेव फ्रंट कर्वेचर कर्व्ड होगा, लेकिन लेंस क्या काम करता है, लेंस अगर फर्स्ट फोकस पर रखा हुआ है सोर्स किसी लेंस से, तो लेंस इन रेस को पैरेलल कर देता है, यानी कि जो वेव फ्रंट होते हैं वो भी पैरेलल हो जाते हैं। तो इस लेंस से वेव फ्रंट पैरेलल हो जाते हैं। और हमने देखा है कि अगर आप असल में सोर्स से बहुत दूरी पे होगे तो ही आप पैरेलल वेव फ्रंट देख पाते हो। यहाँ वही काम हमने लेंस से कर दिया, तो इस कर्वेचर को ये लगेगा कि उसके ऊपर पैरेलल वेव फ्रंट आके गिर रहा है। अब कर्वेचर को क्या मालूम कि ये काम आपने लेंस से किया है, इस स्लिट को नहीं मालूम कि ये काम लेंस से हुआ है। तो स्लिट को जो वेव फ्रंट टकराते हैं वो कैसे हैं, फ्लैट पैरेलल, और जब यहाँ से जा रहे हैं वेव फ्रंट वो भी फ्लैट पैरेलल। आगे लेंस क्या करता है, इनको फिर से फोकस कर देता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जा करके। तो लेंसेज की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, लेंसेज की सहायता से हम किसी कर्व्ड वेव फ्रंट को, यानी स्फेरिकल वेव फ्रंट हो या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो, उसको पैरेलल वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और पैरेलल वेव फ्रंट कहाँ से आता है, इनफाइनाइट से आने वाला वेव, अगर सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है तभी वहाँ से जो वेव फ्रंट हम तक आएगा वो पैरेलल होगा। इस लॉजिक से हम कहते हैं कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में सोर्स और ऑब्स्टेकल के बीच की दूरी इनफाइनाइट है, ऑब्स्टेकल और स्क्रीन के बीच की दूरी भी इनफाइनाइट होती है। तो इनफाइनाइट का आप यहाँ नंबर से मत लिखिएगा, सोचिए कि आप कर्वेचर यहाँ रखा है, आप एक 10 किलोमीटर दूर किसी मैदान में लिए खड़े हो टॉर्च, आपका मित्र 10 किलोमीटर दूर कहीं पर्दा लिए खड़ा है, और आप उन दोनों के बीच में एक ब्लेड लोहे की पिन लिए खड़े हो और कहोगे देखो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अब हम हैं सब लोग, अब लगभग बहुत दूरी पर हैं, तो अब हमारा डिफ्रैक्शन फ्राउनहोफर होगा ही नहीं, वहाँ तक तो पहुँचेगी नहीं लाइट उस तरह से। तो इसको समझना जरूरी है कि इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पर हम कर्वेचर के शेप के आधार पर कर रहे हैं। अच्छा, अब सवाल पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रिजनल एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, दोनों में अंतर क्या है। तो जो अंतर हमने अभी पढ़ा है इसी को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जैसे फ्रिजनल में क्या होता है, सोर्स स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अपर्चर, अपर्चर मतलब जो भी आप वो ऑब्स्टेकल ले रहे हो, यहाँ पर सोर्स स्क्रीन जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं अपर्चर से, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा। वेव फ्रंट जो होता है वो आइदर स्फेरिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, मैंने बात की है। यहाँ पर वेव फ्रंट कैसा होता है, पैरेलल होता है, प्लेन होता है। यहाँ पर कोई मिरर इस्तेमाल नहीं होता, कोई लेंस इस्तेमाल नहीं होता, देख लो भाई लिखा है यहाँ पर, देखो सीधे सोर्स है, ऑब्स्टेकल है, स्क्रीन है। लेकिन फ्राउनहोफर में क्या होता है, हम लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, तो एक तरह से पहचान है ये फ्राउनहोफर की। अब देखो भाई, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हम लोगों ने दो केस लिए हैं। एक केस है कि जब आपके पास एक सिंगल स्लिट है, जैसे ये इधर से लाइट आ रही है तो ये हमारी सिंगल स्लिट है, एक ही स्लिट है। स्लिट का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग है, तो लाइट आई, फोकस हुई, तो जब अलग अलग जगहों पे जाके फोकस होती है तो इस तरह का पैटर्न बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा बनता है और फिर सेकेंडरी मैक्सिमा बनते हैं। और अगर आपने दो स्लिटें ले ली, एक स्लिट यहाँ एक स्लिट यहाँ, डबल स्लिट, तो फिर हम क्या देखते हैं, उसमें कुछ और ज़्यादा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, तो इसे हम डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। थोड़ा बहुत अभी उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, दोनों ही आपके सिलेबस में है। तो सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न आप साफ साफ देख पा रहे हो, सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बगल में कुछ सेकेंडरी मैक्सिमाज हैं, और जो आप डबल स्लिट देखते हो तो आप देख रहे हो कि सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखो तो यहाँ कुछ बारीक बारीक सी लाइनें आपको और दिखाई पड़ेंगी। तो सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर फिर से हमारे पास कुछ पतली पतली लाइनें यहाँ पर बनती हैं डबल स्लिट डिफ्रैक्शन में। चलिए क्या करते हैं, बारी बारी से इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न की। देखिए इसकी एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है जो कि अगर सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता, प्रूफ करके दिखाना होता, पर अभी तो आपके लिए ये फार्मूला महत्वपूर्ण है कि जब सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन आप देखते हो तो उस समय जो ओवरऑल इंटेंसिटी आती है, ओवरऑल इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पर जो ये इंटेंसिटी पैटर्न आप देख रहे हो ये अलग अलग जगहों पर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है I बराबर I0 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर। अब अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा देखिए यहाँ पर लिखा है, डेरिवेशन के दौरान अल्फ़ा की वैल्यू आती है पाई ई साइन थीटा बाई लेमडा। ठीक है, ई क्या है, ई देखो ये है, ये जो स्लिट होता है इसकी जो विड्थ होती है, ओपनिंग जिसको कहते हैं, उसको हम ई कहते हैं।
अब यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है, अल्फ़ा 0 अगर है तो सेंट्रल मैक्सिमा कंडीशन है, यानी कि इसकी कंडीशन, ये जो बिल्कुल ब्राइट फ्रिंज बन रही है ये वाली, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, इसको हम अल्फ़ा बराबर 0 से दिखाते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू जो प्लस माइनस एम पाई है, जैसे कि आप अब इसको मैं बनाता हूँ, इसे ये देखो, यहाँ ये इंटेंसिटी मिनिमम है, यहाँ इंटेंसिटी मिनिमम, यहाँ इंटेंसिटी मिनिमम, यहाँ इंटेंसिटी मिनिमम। तो जो मिनिमम वाली पोजीशन है कैसे रिप्रेजेंट करती हैं, एम पाई से। अब इसका मतलब है पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन सारी पोजीशन पे क्या दिखाई पड़ेंगे, मिनिमा। मिनिमा मतलब ये जो काली पट्टियाँ दिख रही हैं, तो ये जो काली पट्टी है ये पाई 2 पाई पे होगी, ये पाई पे होगी, ये 3 पाई पे होगी, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, और अगर अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 पाई, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 इस तरह से है, तो हमें सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेंगे। सेकेंडरी मैक्सिमा क्या होता है, एक तो सबसे चमकीली पट्टी है, सेंट्रल है, उसके बाद जो ये थोड़ा कम चमकीली पट्टियाँ दिख रही हैं इनको हम सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। तो ये कहाँ मिलेंगे, ये 3 पाई बाई 2 पे मिलेंगे, 5 पाई बाई 2 पे मिलेंगे, 7 पाई बाई 2 पे मिलेंगे। इसको हमेशा याद रखना है, इसको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव टाइप के, बिल्कुल ये बहुत ही कैची क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अब हम थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। देखो भाई, जैसे हमने क्या कहा कि अल्फ़ा की वैल्यू एम पाई हो तो मिनिमा बनेंगे, तो ज़रा अल्फ़ा की वैल्यू रख दो। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, पाई ई साइन थीटा बाई लेमडा, आपने रख दिया, पाई पाई कैंसिल, ई साइन थीटा बाई एम लेमडा। तो ये कंडीशन किसकी हो गई, मिनिमा की। इसको हम ध्यान में रखेंगे, आगे हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो, अगर हम ई की वैल्यू को नीचे डिवाइड कर दें तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लेमडा बाई ई। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी एनालिसिस करते हैं। अगर ई बढ़ा दें, ई बढ़ाने का मतलब क्या है, अगर हम ये जो स्लिट है, यहाँ जो स्लिट ले रहे हैं इसको चौड़ा कर दें, तो अगर हम स्लिट को चौड़ा कर दें, ई को बढ़ा दें, तो ई के बढ़ने से साइन थीटा कम होगा, ठीक है, साइन थीटा कम होगा। देखो लिखा है ई अगर लार्ज हुआ तो थीटा कम होगा। अब थीटा कम होने का मतलब क्या है, ज़रा समझो। पहले क्या था, जैसे ये सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था, तो ये मिनिमा था, फिर ये मिनिमा, फिर ये मिनिमा, फिर ये मिनिमा, ऐसे इधर भी था, ये मिनिमा, फिर ये मिनिमा, फिर ये मिनिमा। अब मान लो यहाँ से लाइट आ रही थी तो एक मिनिमा यहाँ बन रहा था और एक मिनिमा यहाँ बन रहा था, और यहाँ से देखने पर एंगल कितना था, थीटा। अब आपने क्या किया, ई को बढ़ा दिया। जैसे ई को बढ़ाओगे थीटा कम होगा। थीटा कम होने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है थीटा कम हो जाएगा। अब जब अगर हम थीटा कम कर दें तो क्या होगा, थीटा कम हुआ तो अब हमारा सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बनेगा और ये मिनिमा पास पास बनेंगे। तो जैसे जैसे आप ई को बढ़ाओगे थीटा स्मॉल होगा, यानी कि हमारा पूरा डिफ्रैक्शन पैटर्न जो होगा वो सिमटेगा, ठीक है। डिफ्रैक्शन पैटर्न जो पहले इतना फैला इधर था, इतना फैला इधर था, अब पहले की तुलना में थोड़ा सिमट जाएगा, चूँकि थीटा आपका कम हो गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर थीटा को आप, ई को अगर आप छोटा करोगे, यानी कि आप ओपनिंग को कम करोगे, इस स्लिट को बंद करोगे, तो उस समय क्या होगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से थीटा बढ़ेगा। थीटा बढ़ने का मतलब है कि ये जो स्पेक्ट्रम है अब वो पहले से फैला होगा, तो आपके पास इस तरह से होगा, फिर इस तरह से मैक्सिमा, फिर इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा, फैला हुआ स्पेक्ट्रम आपको दिखाई पड़ेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कंपलसरी क्वेश्चन, वो ऑब्जेक्टिव टाइप में, कि ई के बढ़ाने घटाने से क्या असर पड़ता है। तो आप देखो यहाँ पर ये डायग्राम दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखो कि अगर हमने ओपनिंग ज़्यादा कर दी तो ओपनिंग ज़्यादा करने से ये दोनों दूर दूर हो गई, स्लिटें चौड़ी हो गई। डिफ्रैक्शन हमने बताया है कि अगर ये जो दूरी है ये वेवलेंथ के ऑर्डर का होगा तो लाइट का डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपने दूरी बढ़ा दी तो ये इसकी डायमेंशन वेव लाइट से ज़्यादा हो गई, तो अब यहाँ पर डिफ्रैक्शन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपने ओपनिंग को बड़ा कर दिया, ओपनिंग को ज़्यादा कर दिया है तो बेंडिंग लाइट कम होगी, यानी कि हमारा डिफ्रैक्शन सिमटा हुआ बनेगा। लेकिन अगर आपने इस ओपनिंग को कम कर दिया तो ऐसी स्थिति में हमारी लाइट जो होगी वो ज़्यादा डिफ्रेक्ट होगी और उसकी वजह से हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न भी फैला हुआ बनेगा। ये है हमारे बगल में बना हुआ डिफ्रैक्शन पैटर्न। और आप देखो, अगर इंटेंसिटी को I0 माने तो उसके बाद जो फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है वो केवल उसका 4% है। तो अगर यहाँ पर इंटेंसिटी 100 है तो फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी केवल 4 होगी, और उसके बाद जो सेकेंडरी मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी और कम होगी। तो अगर ये ब्राइट, ये जो सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल मैक्सिमा अगर ये 100 यूनिट से इंटेंस है तो इसके बगल की ये जो सेकेंडरी मैक्सिमा होगी ये 4 यूनिट की ब्राइटनेस रखेंगे केवल, यानी तेज़ी से ब्राइटनेस हमारी कम हो जाती है।
अब बात आती है डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न की। डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए अगर फॉर्मूला निकालें तो I इज इक्वल टू 4a² साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, एक नया टर्म आके जुड़ गया। ये टर्म तो हमने देख चुके हैं कि सिंगल स्लिट में होता है, लेकिन ये एक और टर्म आके जुड़ गया, और ये जो टर्म होता है इसको हमने देखा है इंटरफेरेंस में। इंटरफेरेंस में याद करो आपके पास फॉर्मूला होता है a² बराबर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 कॉस डेल्टा जो भी है। तो कॉस का आना इस तरह का संकेत होता है कि यहाँ इंटरफेरेंस की बात हो रही है। तो यानी कि जब डबल स्लिट ले लेते हो तो आपके पास ऐसा होता है कि दो सिंगल स्लिटें होती हैं और दो सिंगल स्लिटों से निकलने वाली लाइट के बीच में इंटरफेरेंस होता है, जो इस बात से सबूत उसका ये टर्म है। तो दो रे हैं, दोनों के बीच में दोनों से डिफ्रैक्शन हुआ और उन डिफ्रैक्टेड होती हुई लाइट से इंटरफेरेंस भी हो गया। तो अब आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू है, आपके पास बीटा की वैल्यू, आप देख रहे हो यहाँ पर ये वाला जो पैटर्न है ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो टर्म है वो कॉस स्क्वायर बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब ये दोनों आपस में मिल करके टोटल इंटेंसिटी बनाते हैं तो हमारा ये पैटर्न बनता है। इस पैटर्न को खास ध्यान से देखो तो ये तो आपका सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न का ये है तरीका, और उसके अंदर ये हमारी इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस जाकर के सेट हो गई। तो आप जो ये अंदर ही अंदर देख रहे हो पैटर्न, ये क्या दिखा रहा है कि डिफ्रैक्शन के अंदर इंटरफेरेंस पैटर्न। तो एक कंबाइंड डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का पैटर्न दिख रहा है डबल स्लिट के लिए। ये थोड़ी सी यूनिक बात है हमारे पास जो हमने यहाँ पर देखी है। अब देखो भाई, अब कंडीशन इंटरफेरेंस की मैक्सिमम कंडीशन क्या होती है? इंटरफेरेंस की मैक्सिमम कंडीशन होती है कि कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू प्लस माइनस एन पाई निकल के आएगा। इसको आप थोड़ा सा रिजॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे तो ई प्लस डी साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एन लैम्डा आ जाएगा। मिनिमा के लिए, सिंगल स्लिट के मिनिमा के लिए ऑलरेडी हमने कंडीशन निकाल रखी है ई साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। तो कहाँ कहाँ इंटरफेरेंस का मैक्सिमा बनेगा वो इससे दिख रहा है, कहाँ कहाँ डिफ्रैक्शन का मिनिमा बनेगा वो इससे दिख रहा है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दिख रही हैं, जैसे साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, लैम्डा यहाँ है, लैम्डा यहाँ है, एम कोई इंटीजर है, एन कोई इंटीजर है। अब अगर हम इन दोनों को आपस में यूज करें तो हम एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको हम कहते हैं एब्सेंट ऑर्डर या मिसिंग ऑर्डर या घोस्ट लाइनें भी इनको कहा जाता है, खासतौर पर जब ग्रेटिंग की बात करते हैं। तब देखो, अगर हम दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो कराएं, जब व्हेन बोथ अबव कंडीशन सेटिस्फाई फॉर सेम वैल्यू ऑफ थीटा, then interference maxima will overlap with the diffraction minima. This gives missing order. चल इस डायग्राम को ध्यान से देखो। देखो बच्चों, ये इंटरफेरेंस पैटर्न था जिसमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजें थी बराबर इंटेंसिटी की, लेकिन जब ये इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन के अंदर फिट हुआ तो जरा यहाँ पे देखो क्या हुआ। यहाँ हुआ ये कि जहाँ पर डिफ्रैक्शन का मिनिमा था, ये डिफ्रैक्शन का मिनिमा है, इस मिनिमा ने कुछ इंटरफेरेंस के मैक्सिमा को दबा रखे हैं। ध्यान से देखो, अगर आप जूम कर सकते हो ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पर कुछ इंटरफेरेंस के मैक्सिमा है जो कि दब गए हैं। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से इस हिस्से में, तो यहाँ पर कुछ मिनिमा, कुछ मतलब डिफ्रैक्शन की मिनिमा ने इंटरफेरेंस के कुछ मैक्सिमा को दबा दिए हैं। अब जो दबा दिए हैं वो मिसिंग ऑर्डर के रूप में हमारे सामने रहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ताश में 52 पत्ते होते हैं। अब क्या हुआ, हमने 52 पत्ते फर्श पर बिखेर दिए और किसी से कहा जरा बटोरो गिन के, अब वो गिन के बटोर रहा है। तभी हमने क्या किया, एक पत्ते के ऊपर अपना पैर रख दिया, खड़े हो गए, उससे गिनवा रहे हैं। अब वो क्या करेगा, 51 पत्ते पाएगा, 52वां नहीं पाएगा, क्योंकि हमने उसको अपने पैर के नीचे छिपा रखा है। तो वो तो यही कहेगा कि साहब वो खो गया है, वो पत्ता मिल नहीं रहा, वो खो गया, मिस हो गया, भूत उठा ले गया, उसको ऐसा लगता है। तो उस तरह से एब्सेंट मतलब वही चीज़ हो गई। तो हम इसीलिए इस तरह की जो लाइनें जो कि गायब हो जाती हैं, असल में गायब नहीं होती, वो दब गई हैं, सप्रेस हो गई हैं, मिनिमा ने उसको सप्रेस कर लिया है डिफ्रैक्शन के, तो उनको हम मिसिंग ऑर्डर कहते हैं। कैसे निकालोगे, अब आपने क्या किया, ई प्लस डी साइन थीटा यानी कि जो इंटरफेरेंस की मैक्सिमा कंडीशन थी उसको यूज किया और जो डिफ्रैक्शन की मिनिमा कंडीशन थी उसको यूज किया, दोनों को रेशियो ले लिया, तो आपके पास ई प्लस डी बाई ई बराबर एन बाई एम आया। अगर हम ई और डी बराबर कर दें, ई और डी बराबर करने का मतलब क्या है कि आपने जो स्लिट लिया है, इस स्लिट के अंदर जैसे यहाँ देखो, ये चौड़ाई ई है, जो ओपनिंग है ये ई है,
और दो स्लिटों के बीच की दूरी d है, तो हम कह रहे हैं E और D बराबर है, यानी कि बराबर दूरी पर बराबर चौड़ाई की स्लिटें हैं। तो ये दूरी E है और ये दूरी D है। तो अगर E और D बराबर हैं तो क्या होगा? तो देखो भाई यहाँ पर अगर E और D बराबर होंगे तो आप E प्लस ये हो जाएगा 2E बाई E कट गया, तो n बराबर आ गया 2m, तो n बराबर आ गया 2m, यानी कि जो फर्स्ट मिनिमा होगा उसके नीचे सेकंड दो दूसरे नंबर का इंटरफेरेंस की फ्रिंज दबेगी, फिर चौथे नंबर वाली दबेगी, फिर अगले मिनिमा पे छठे नंबर वाली दबेगी। तो इस तरह से हमारे पास ये सब क्या है, ये मिसिंग ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मिसिंग ऑर्डर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर 1 स्लिट है, 2 स्लिट है तो ठीक है। अगर हमने वहाँ पर 10,000 स्लिट बना दी या 1500 स्लिटें बना दी तो क्या होगा? तो उस समय हम एक इंस्ट्रूमेंट पाएंगे जिसको कि हम ग्रेटिंग कहते हैं। तो आप देख रहे हो ये जो लिखा, ये जो बना है, ये ग्रेटिंग है। ये एक स्टूडेंट ग्रेटिंग है जो प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट हम लोग यूज करते हैं लैबोरेटरीज़ में। ये आपको साधारण सी प्लेट दिखाई पड़ रही है, लेकिन असल में इस प्लेट के अंदर इस तरह से महीन महीन बहुत सारी लाइनें डायमंड की टिप से खींची गई हैं। कितनी? 1 इंच के अंदर 15,000 लाइनें। तो 15,000 लाइनें 1 इंच में खींची गई हैं, इसीलिए इतनी बारीक जगह पे खींची गई कि हमारी आंखें देख नहीं सकती उनको। लेकिन जब हम इससे लाइट गुजारते हैं, अगर हम इससे वाइट लाइट गुजारें तो हमें इस तरह का पैटर्न दिखाई पड़ेगा। जो मतलब ये ग्रेटिंग का डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का ये पैटर्न है। तो अगर आप कलर लाइट इस्तेमाल करोगे तो आपको इस तरह का पैटर्न दिखाई पड़ेगा। अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल करोगे तो आपको इस तरह का पैटर्न दिखाई पड़ेगा। तो नीचे दिखा रहा है कलर्ड वाइट लाइट का पैटर्न, और ये जो है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट का पैटर्न है। खास बात क्या देख रहे हो कि यहाँ पर एक सेंट्रल मैक्सिमा के बाद एक और सेंट्रल मैक्सिमा, फिर एक और सेंट्रल मैक्सिमा, फिर एक और मैक्सिमा, इस तरह से कई मैक्सिमा आते हैं और बीच में इस तरह के कुछ हमारे बहुत ही फेंट डार्क और ब्राइट बैंड बनते हैं। तो भाई ग्रेटिंग क्या है? ग्रेटिंग इज एन अरेंजमेंट ऑफ एन नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट्स ऑफ इक्वल विड्थ एंड सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय इक्वल ओपेक स्पेस। वही चीज़ कह रहे हैं कि हमने खरोंच लगा दी, स्क्रैचिंग कर दी, रूलिंग कर दी अपनी कांच की प्लेट पर, जिससे हमने बराबर दूरी पर एक दूसरे से पैरेलल ट्रांसपेरेंट हिस्से और ओपेक हिस्से बना दिए। ओपेक मतलब जिससे लाइट आर पार ना जा सके। तो लार्ज नंबर ऑफ फाइन रूलिंग विच आर इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल ऑन अ ग्लास प्लेट विथ डायमंड टिप। ये सारा काम एक डायमंड टिप से हम लोग कर रहे होते हैं। तो द रूल्ड पोर्शन, यानी कि जो हिस्से में खरोंच की गई है, स्कैटर्ड लाइट, भाई उससे लाइट पार नहीं जा सकती, और ट्रांसपेरेंट पोर्शन जो होता है वो लाइट को आराम से पार कर देता है। तो जो आपने डायमंड टिप से खरोंचे बनाई है, रूलिंग की है, उन हिस्सों से लाइट आगे नहीं बढ़ती है और स्कैटर्ड हो जाती है या डिफ्रैक्ट हो जाती है। तो अब ग्रेटिंग में जो ई होता है वो मान लो ट्रांसपेरेंट हिस्से का पार्ट है, जहाँ से लाइट जा रही है वो ई हिस्सा है, और जो हिस्सा रोक दिया जा रहा है वो डी है। तो इस समय E प्लस डी जो होता है उसको हम ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर, अगर हम ग्रेटिंग का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू इस तरह से बनाएं तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर आप देखो ये हिस्सा कैसा है, ओपेक है, ओपेक हिस्सा है, इससे लाइट जा नहीं सकती। और ये हिस्सा कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट हिस्से की लंबाई E, ओपेक की D, तो E प्लस डी जोड़ दोगे तो उसको ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। अब अगर हमारे पास ग्रेटिंग में के लिए इंटेंसिटी का पैटर्न बनाए, तो जो आपने देखा है ये वाला पैटर्न, ये वाला जो ये डायग्राम में आपको दिखा है, ये पैटर्न, ये पैटर्न, ये पैटर्न, इनका मैथमेटिकल फार्मूला कैसा होता है? इनका मैथमेटिकल फार्मूला इस तरह से होता है, साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बी अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। बीटा वही है E प्लस डी साइन थीटा अपॉन लेमडा, वही जो फार्मूला था, इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई, वही वाला फार्मूला है। ये बीटा बराबर E प्लस डी साइन थीटा लेमडा है, ये बीटा की वैल्यू है। एन क्या है? नंबर ऑफ रूलिंग, आपने कितनी लाइनें खींच रखी हैं, 10,000, 5,000 जो भी खींच रखी हैं। तो आप अगर इस पैटर्न के हिसाब से देखोगे तो आपको इस तरह का पैटर्न दिखाई पड़ेगा। बीच में एक ब्राइट एक पैटर्न दिखाई पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको अलग अलग कलर के इस तरह से चमकीले हिस्से दिखाई पड़ेंगे। तो आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा जो है, ये जो चमकीला हिस्सा है, ये तो समझ लो वो लाइट है जो कि सीधे निकल आई है, अनडिफ्रैक्टेड है। लेकिन अगल बगल के जो हिस्से हैं, इन हिस्सों में आप देख रहे हो कि किस तरह से यहाँ वायलेट से लेकर रेड तक पूरा पैटर्न है, एक
देखो यहाँ पर वायलेट शुरू होता है, रेड पे ख़त्म होता है, फिर एक और पैटर्न शुरू होता है, वायलेट शुरू होता है, रेड पे ख़त्म होता है, फिर एक और पैटर्न शुरू होगा, वायलेट शुरू होगा, रेड पे ख़त्म होगा। ऐसा यहाँ पर भी वायलेट से रेड का एक हिस्सा, वायलेट से रेड का एक हिस्सा, फिर वायलेट से रेड का एक हिस्सा, फिर वायलेट से रेड का एक हिस्सा। तो ये हिस्सा पतला है, ये थोड़ा सा चौड़ा है, ये और चौड़ा है। इनको ऑर्डर कहते हैं। इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर, जहाँ पूरा पैटर्न है, इसे सेकंड ऑर्डर कहते हैं। ऐसे ही इसको हम फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे, इसको हम सेकंड ऑर्डर कहेंगे। तो डिफरेंट ऑर्डर्स हमारे पास बन जाते हैं। ज़रा देखिए यहाँ पर एक उसका डायग्राम है कि हमारी एक ग्रेटिंग है, ग्रेटिंग के ऊपर इधर से लाइट गिरी, तो लाइट जैसे ग्रेटिंग भी गिरती है तो ग्रेटिंग लाइट को डिफ्रेक्ट कर देता है। तो जो नहीं डिफ्रेक्ट हुई वो जीरो ऑर्डर, यानी कि ये वाला हिस्सा है सेंट्रल, जीरो ऑर्डर। उसके बाद कुछ लाइट यहाँ आ गई, देखो एक छोटे से हिस्से में कन्फाइंड है तो फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद फिर एक थोड़ा चौड़े से हिस्से में कन्फाइंड है, सेकेंड ऑर्डर, और ब्रॉड रीजन में कन्फाइंड है, थर्ड ऑर्डर। ऐसे ही दाएँ और ऐसे ही बाएँ बनते हैं। तो इस तरह से हमारी ग्रेटिंग काम करती है। अब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर का एक डायग्राम देखो, ज़रा आप इस डायग्राम को देखो। असल में यहाँ पर ये अंतरिक्ष नासा का हबल टेलीस्कोप से लिया गया है। तो जब लोगों ने ज़मीन पर टेलीस्कोप रख के उस पूरे एक सोलर सिस्टम की स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उनको इस तरह का एक इमेज मिला। अब आप ध्यान से देखो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसमें है क्या, एक फोटोग्राफ किस चीज़ का है पता ही नहीं चल रहा है। बाद में जब हबल टेलीस्कोप से उसी जगह पे फोकस करके देखा गया तो पाया गया कि यहाँ पर कुछ सितारों का गुच्छा है, कुछ क्लाउड है, और यहाँ पर कुछ क्लाउडियस इलाका है। तो असल में दो अलग अलग ऑब्जेक्ट रीजन है, ये एक क्लाउडी रीजन, ये एक क्लाउडी रीजन है, और वहाँ से लाइट हम तक आ रही है। तो यही चीज़ यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे पास हबल टेलीस्कोप में बहुत ही अच्छे पावरफुल कैमरे लगे हैं, और ये कैमरे दूर के रखे हुए दो ऑब्जेक्ट, अब ये जो प्रकाश है बहुत दूर से आ रहा है, बहुत दूर मतलब अरबों खरबों किलोमीटर दूर से आ रहा है, और हम अपने टेलीस्कोप से, ज़मीन पर रखे हुए टेलीस्कोप से उन दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं। हमें लगता है वो एक ही ऑब्जेक्ट है जहाँ से लाइट आ रही है, लेकिन असल में वहाँ दो ऑब्जेक्ट थे। तो किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा दो दूर दूर रखे हुए ऑब्जेक्टों को अलग अलग पहचान सकने की जो क्षमता होती है उसी को रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि आप यहाँ देखो, आप सामने से आती हुई रात के टाइम में आपको सामने से आती हुई गाड़ी कुछ दिख रहा है, तो आपको सिर्फ एक लाइट दिखाई पड़ रही। इस तरह से आपको लग रहा होगा कि लगता है कोई मोटरसाइकिल है, वो चली आ रही है पूरी हाई बीम पे। फिर धीरे धीरे जैसे वो वाहन आपके पास आता है तो आपको लगता है कि जो ये गोल था सोर्स, वो थोड़ा सा इस तरह से फैल रहा है, और फिर जब और पास आता है तो आपको दो हेडलाइट दिखाई पड़ती हैं। यानी जब वो बहुत दूर था तो जो आपको दोनों हेडलाइट का कॉम्बिनेशन एक सर्किल दिखाई पड़ रहा था, असल में वो दो अलग अलग हेडलाइट है, यानी कि एक कार है। तो यहाँ पे तो हम इसको एक स्कूटर समझ रहे थे, एक मोटरसाइकिल समझ रहे थे जिसमें एक ही हेडलाइट होती है, लेकिन असल में ये एक कार है जिसमें कि दो हेडलाइट है। तो ये क्यों हुआ? इसी को ये हमारी आँखों की रिजॉल्विंग पावर की वजह से होता है। तो रेले ने इसको कैसे समझाया है? रेले एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, उन्होंने कैसे समझाया कि भाई असल में होता क्या है कि जब भी हम दो ऑब्जेक्टों को देखते हैं तो हमारी आंखों में लेंस है, चश्मा लगाओ चाहे ना लगाओ, आंखों में तो लेंस होता ही है। उस लेंस से हमारे दो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनते हैं हमारे आंखों के रेटिना पर। अगर दोनों डिफ्रैक्शन पैटर्न एक ख़ास तरीके से अलग हैं तब तो हम दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग देख पाएंगे, लेकिन अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक लिमिट से ज़्यादा पास आ गए तो इनके डिफ्रैक्शन पैटर्न आपस में मर्ज कर जाएंगे। अगर वो पूरी तरह से मर्ज कर गए तो हम इन दो ऑब्जेक्ट को दो देख ही नहीं पाएंगे, हमें वो एक दिखेंगे। तो रेले ने इस कंडीशन को कहा जस्ट रिजॉल्व कंडीशन, और इस कंडीशन को कहा अनरिजॉल्व कंडीशन। मतलब दो चीज़ें हैं तो दो, लेकिन दिख हमें एक रही हैं, यानी कि वो अलग अलग दिख ही नहीं पा रहे हो तो अनरिजॉल्व है। अगर दो चीज़ों को दो देख पा रहे हो तो रिजॉल्व है। तो कंडीशन उन्होंने क्या रखी? उन्होंने एक कंडीशन रखा, जैसे यहाँ देखो, अगर इस कंडीशन को ध्यान से देखो तो यहाँ पर हम इसको बना दे रहे हैं दोबारा कि जैसे एक ऑब्जेक्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न इस तरह से है, ठीक है, ये इसका सेंट्रल मैक्सिमा है और यहाँ पर इसका पहला मिनिमा है।
अब आपने क्या किया, इसके बगल में एक दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी डिफ्रैक्शन पैटर्न भी ऐसे बना, इस तरह से। और क्या हुआ कि पहले डिफ्रैक्शन पैटर्न की जो मैक्सिमा है उस पे दूसरे डिफ्रैक्शन पैटर्न का मिनिमा हो, और दूसरे डिफ्रैक्शन पैटर्न के मैक्सिमा पर पहले डिफ्रैक्शन पैटर्न का मिनिमा हो। यानी इसके पैर के नीचे इसका मैक्सिमा और इसके पैर के नीचे इसका मैक्सिमा अगर इस तरह से है तो इस कंडीशन को हम जस्ट रिजॉल्व कंडीशन कहेंगे। मतलब ये आखिरी सीमा है जब हम दो ऑब्जेक्टों को अलग अलग देख पा रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा पास आए तो ऐसे मर्ज कर जाएंगे, और पास आए तो हमें दो दो दिखाई नहीं पड़ेंगे, हमें एक ही दिखाई पड़ेगा, सिंगल दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि द एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू रिजॉल्व द इमेजेस ऑफ टू नियर बाई पॉइंट्स इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। रेले ने इसकी क्या कंडीशन बताई थी, तो रेले ने कंडीशन इसको, चूंकि वो एस्ट्रोनॉमर के हिसाब से बता रहे थे कि दो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ इक्वल इंटेंसिटीज आर सेड टू बी रिजॉल्व्ड इफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू वन falls on the first secondary minima of the diffraction pattern due to the other and vice versa। जो मैंने अभी आपको बताया है उसी चीज़ को एक लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया गया है, बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको समझते रहिएगा। अब लास्ट कुछ टॉपिक है, इनको जरा समझ लेते हैं जल्दी से। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग के क्या मतलब है। देखो भाई, ग्रेटिंग में हम क्या करते हैं, ग्रेटिंग हमने ली, हमने लाइट गिराई, ग्रेटिंग क्या करेगी, इस लाइट को डिफ्रेक्ट कर देगी अलग अलग हिस्सों में। अगर हमारे पास वेवलेंथ λ1 और λ2 है, यानी जिनके बीच का डिफरेंस डेल्टा लैम्डा है, और मान लो λ1 प्लस λ2/2 बराबर लैम्डा, यानी मीन वैल्यू लैम्डा है, तो हम इस ग्रेटिंग के लिए λ/d निकाल सकते हैं, जो कि मैंने बताया है λ/d क्या है। और ये जो λ/d होता है, यही इस ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर होती है। तो रिजॉल्विंग पावर मतलब ग्रेटिंग के ऊपर अगर दो बहुत पास पास वेवलेंथ गिरें तो ग्रेटिंग उनके कितने दूर दूर, कितने अलग अलग डिफ्रैक्शन पैटर्न बना सकता है, ये उसकी रिजॉल्विंग पावर है। अगर वो दोनों को मिला देगा, कम रिजॉल्विंग पावर होगी, दोनों इमेज को मिला देगा, मिक्सअप हो जाएगा, खत्म हो जाएगी बात। अब ये होता किस पे, डिपेंड किस पे करता है, तो किसी ग्रेटिंग रिजॉल्विंग पावर n टाइम n पे डिपेंड करती है, जहाँ कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ रूलिंग ऑन द ग्रेटिंग है, और स्मॉल m जो है वो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। नॉर्मली हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में देखते हैं क्योंकि वहाँ इंटेंसिटी हमको ज़्यादा दिखती है। अब ग्रेटिंग जो होता है वो डिस्पर्स भी कर देता है। भाई लाइट आई, ग्रेटिंग पे पड़ी, तो ग्रेटिंग ने उसको चारों तरफ फैला दिया, एकदम डिस्पर्स कर दिया। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब किस तरह से डिफ्रैक्शन जो है वेवलेंथ के साथ डिस्पर्स हो रहा है, बिखर रहा है, डिफ्रैक्ट हो रहा है, उसी को उसको डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। अब जो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला होता है वो n टाइम E + d cos थीटा के बराबर होता है। ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर हम थोड़ा सा इस मैथमेटिक्स को आप देखो कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो n बराबर ये आ जाएगा। अब रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग बराबर क्या होता है, हमने कहा है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग जो होता है n टाइम कैपिटल N होता है। तो अब अगर हम यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू रख दें तो आपने E + d इंटू n ये आ गया। इसे हम टोटल अपर्चर कहेंगे, n टाइम, यानी n कितनी रूलिंग है और ग्रेटिंग एलिमेंट, तो रूलिंग को ग्रेटिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर टोटल अपर्चर आता है, इसको नोट कर लेना। तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग इज n टाइम E + d, यानी टोटल अपर्चर cos थीटा के साथ, इंटू d θ/d, और d θ/d को हमने क्या कहा है, इसे कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। तो फार्मूला निकल के आया, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग इज टोटल अपर्चर टाइम्स डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। तो ये हो गया हमारे पास ग्रेटिंग का। तो ये है हमारा डिफ्रैक्शन वाला सेक्शन जो कि आपके सिलेबस के में मेंशन है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।